नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ एक है कि G20 सम्मेलन, जो आज से G21 सम्मेलन हो गया है, उसका विधिवत शुभारंभ भारत के राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ। यह कल तक चलेगा। मित्रों, G20 सम्मेलन में क्या हुआ ये महीना दिन से समाचार चैनलों पर चल रहा है। मैं उस पर बहुत आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आ गया है। वो 37 पन्ने में, कौन से लाइन में, कितना में, कहाँ बोल्ड है, कहाँ कैपिटल है, ये भी समाचार वालों ने आपको बता दिया। मैं उन्हीं विषयों को आपको बताता हूं जिन विषयों पर समाचार चैनलों पर या तो समाचार आने नहीं दिया जाता या आता नहीं है। मित्रों, आप सब लोग एक चीज सोशल मीडिया पर या कुछ समाचार मीडिया पर भी पिछले कई दिनों से एक संगूफा सुन देख रहे होंगे। ये जितने मेन मीडिया से भगा दिए गए लोग हैं, जिनको करीब करीब देश की जनता नश्वर पत्रकार, नश्वर संसार मान चुकी है, पता नहीं लोगों को मोदी विरोध में देश विरोध क्यों करने लगते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने सोचा कि G20 सम्मेलन एक राष्ट्रीय आयोजन है, ये भारत को इसका अध्यक्षता मिला है, मतलब मोदी को नहीं मिला है, पर ध्यान रख लिए। अगर आज भारत का प्रधानमंत्री मैं होता तो मैं उसका अगवानी कर रहा होता, राष्ट्रपति मैं होता तो मैं वहां पर रात्रि भोज का आयोजन करता। यह भारत महान के हिस्से आया है और G20 का अपमान करना, G20 को फेल बताना, भारत को फेल बताने जैसी बात है। लेकिन अगर यह सब ये लोग मान जाते, जान जाते, तो फिर इनको नश्वर कहने की हिम्मत कहां से मैं कर पाता। मित्रों, दुनिया भर में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो सब एक दूसरे के विरोध में बोल करके सत्ता में आती हैं। जब वो सत्ता में रहती हैं तो उनका अलग बयान होता है, जो सत्ता में से हट जाती हैं तो उनका अलग बयान होता है। लेकिन दुनिया में भारत के अलावा और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई राजनीतिक दल अपने देश के प्रतिष्ठानों का विरोध करे। मतलब हमने अमेरिका के किसी लोगों को नहीं सुना यह कहते हुए कि वो एप्पल कंपनी खराब है। चीन के किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बोला कि हवाई कंपनी खराब है। ब्रिटेन के हम किसी को नहीं सुने कि पीटर इंग्लैंड की ब्रांडेड खराब है। मतलब अपने देश के मुख्य प्रतिष्ठानों, मुख्य औद्योगिक घरानों की बुराई, शिकायत और आलोचना कोई नहीं करता। यह भारत में है। मतलब हम राजनीति करेंगे तो हमको अडानी अंबानी का विरोध करना ही करना है, तभी जाकर के माना जाएगा कि हम राजनीति के मुख्य धारा में है और देश की जनता की आवाज है। हाँ, हम देश में पेप्सी कंपनी का विरोध नहीं करेंगे, कोका कोला का विरोध नहीं करेंगे, यहाँ पर एप्पल का शोरूम खोलेगा उसका विरोध नहीं करेंगे, सैमसंग का खोलेगा उसका नहीं करेंगे, नोकिया का खोलेगा उसका नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय ब्रांड अगर कोई यहाँ पर प्रगति कर रहा है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे, चाहे वो स्वदेशी के नाम पर रामदेव की दुकान क्यों ना हो, अडानी का बिजनेस क्यों ना हो, अंबानी का बिजनेस क्यों ना हो, महिंद्रा का बिजनेस क्यों ना हो। मतलब भारतीय उद्योगपतियों का विरोध करना हमारा सगल है, इसी से हम प्रोग्रेसिव मानेंगे। यहां तक तो समझ में आता था कि चलो भाई, आप व्यक्ति विशेष की आलोचना कर रहे हैं, बिजनेस विशेष की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत की आलोचना यह कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप सबने सुना होगा कि कई लोग कहते थे कि जी हो गई हवा, निकल गई हवा, एक एक करके क्यों G20 से सारे राष्ट्राध्यक्ष अपना नाम वापस ले रहे हैं। चीन ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, दुबई के शेख ने मना कर दिया, एक एक का नाम रख करके कर रहे थे। वो सारे के सारे लोग आ जाए थे। मैं भी बहक गया था। मैं भी सोचा कि यार ऐसा क्या बात है। चीन के राष्ट्रपति का तो समझ में आता है कि वो दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा से इतना खफा, इतना दुखी है, इतना खार खाए हुए है कि वो नहीं चाहता कि उस मंच पर वो रहे जहां पर दुनिया की जय जयकार हो। दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र और सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठा पा चुका अमेरिका, जहां कहे कि सुप्रीम इज द मोदी, जहां एलन मैक्रो और जर्मनी के वो, मतलब जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मोदी मोदी की गुणगान का है, भारत भारत की गुणगान का है। उस मंच पर चीन रहे ऐसा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। रूस के राष्ट्रपति ने फोन करके प्रधानमंत्री से बनाया था कि हमारे देश की जो हालात है उससे आप वाकिफ है,
ऐसी स्थिति में राजधानी छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने विदेश मंत्री को भेज रहा हूं, आप समझिए मैं ही आ रहा हूं। आपका लिया गया हर निर्णय मुझे स्वीकार होगा। यूएई के क्राउन प्रिंस को कहा गया था कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसी तरह से तुर्की के कहा गया था कि वो तो पाकिस्तान खेमे का आदमी है, आप कितना हो भूकंप में उनका मदद किए थे, वो नहीं आएगा। वो सबको धत्ता बताते हुए करीब करीब 125 देशों का सहमति वाला यह कार्यक्रम हुआ, कहने को G20 हुआ। इसमें इस कार्यक्रम में जो मुझे अच्छा लगा, देखिए जो अध्यक्षता मिली है, कल अगले साल ब्राजील को मिल जाएगी, उसके साल किसी और को मिलेगी, या सब सदस्य देशों को एक एक साल के लिए मिलता है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो आपको अध्यक्षता मिली है उसको आप किस तरह से किए हैं और उसमें क्या छाप छोड़े हैं। यह अध्यक्षता पूरी तरह से मोदी की अध्यक्षता थी। यह अध्यक्षता पूरी तरह से मोदी डोमिनेटेड थी, भारत डोमिनेटेड। 2-3 चीजें आपको बता दूं, आपको समझ में आ जाएगी। आमतौर पर इस तरह की जो सम्मेलन होती है, समिट होती है, वो अंत में जाकर के डिक्लेरेशन जाता है, कई बार नहीं जाता है। भारत में जो राजधानी दिल्ली में हुआ था वो सम्मेलन भी लग रहा था कि शायद डिक्लेरेशन जारी नहीं होगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी क्या जो काम को टाल दे, और वो ऐसा काम का जो मोदी से ना हो पावे, ऐसा दुनिया में कोई काम ही नहीं है। दुनिया में जो साख नरेंद्र मोदी की बढ़ी है और भारत की जो लोकप्रियता, आज भारत के पासपोर्ट का जो सम्मान दुनिया में हुआ है और मोदी के कहे हुए बातों का जो कदर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की नजर में बढ़ा है, उसका परिणाम हुआ कि मोदी ने सबसे पहले शुरुआत में ही यह घोषणा किया कि हमने एक डिक्लेरेशन रिलीज किया है जिस पर आम सहमति बन गई है। यह महीनों के हमारे स्टाफ और आप सबकी सहमति से संभव हुआ है। मैं उसको एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। पहला ही विकेट ले लिया। उसके बाद दूसरा अमूमन होता है कि जब किसी नए देश को सदस्यता दी जाती है तो वो अंतिम दिन जाते वक्त कह दिया जाता है कि फलाना देश शामिल हो गया है। नरेंद्र मोदी ने जो दूसरा अनाउंसमेंट किया वह यह किया कि भाई हमने अफ्रीकी यूनियन को सदस्य देश के रूप में आमंत्रित करता हूं, आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए, और तुरंत एक स्टाफ उनका नाम प्लेट और उनकी झंडा और खाली कुर्सी पर बैठा करके उनका करतल ध्वनि से स्वागत किया। यह सब भारतीयता की छाप इसमें दिखी। नरेंद्र मोदी ही एक दुनिया में ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पुतिन के मुंह पर यह कह सकते थे कि यह बुद्ध का समय चल रहा है, युद्ध का समय नहीं चल रहा है। वो कहे हुए बात जो उन्होंने पुतिन के मुंह पर कहा था, आज डिक्लेरेशन में घोषणा किया कि युद्ध किसी का समाधान नहीं है, हमको युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। 2-3 चीज आई है, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से सिर्फ भारत को फायदा होगा और भी देशों को फायदा होगा। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बांस है, घास है, यहाँ पर जो हम दिल्ली में अब सर्दियों में पराली की समस्या से इतना ग्रसित हो जाएंगे कि हमको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। उस पराली से एथेनॉल बनेगी और किसानों को फायदा होगा और हमें फायदा होगा, पेट्रोल का दाम सस्ता होगा और पॉल्यूशन का समस्या कम होगा। यह एक बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। मोदी का छाप यहाँ पर दिखा है और मोदी का प्रभाव पूरे दुनिया पाया है, और इस बात की जितनी तारीफ की जाए कम है। 2-3 बातें तो और बताऊंगा जो आमतौर पर खबरों में नहीं आई है। मित्रों, आज शाम को राष्ट्रपति जी की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया। हर कार्यक्रम में फूफा नाराज हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर हमारे गांव में कहा जाता है कि अगर शादी विवाह में कोई रूसता नहीं है, नाराज नहीं होता ना, तो वो शुभ भी नहीं माना जाता। यहां भी फूफा जी नाराज हो गए। कांग्रेस के चश्मो चिराग ने एक घोषणा किया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। उनके मन में क्या था वो वही बताएंगे। हो सकता है उनको लगा होगा कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम कराने का श्रेय तो सिर्फ गांधी को होना चाहिए, गांधी परिवार को होना चाहिए, कांग्रेस को होना चाहिए। मोदी जैसा गरीब का बच्चा जिसकी माँ घरों में बर्तन साफ करा करती थी, जिसकी पूरी जीवन मुफलिसी में गुजरी, वो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर रही है, श्रेय ही नहीं देना चाहिए। तो उनके आदेश पा करके कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्रियों था वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए रात्रि भोज में नहीं आए।
यह ध्यान देने वाली बात है कि यही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्र की अस्मिता 15 अगस्त के राजकीय कार्यक्रम में नहीं गए थे। बहाना बनाया था कि सुरक्षा के दृष्टि नहीं है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, राष्ट्रपति से बड़ा है, प्रधानमंत्री से बड़ा है, नेता विपक्ष से बड़ा है, और भी कई लोग हैं जो सुरक्षा प्राप्त लोग वहां पर बैठे होते हैं। उन सबसे मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा बड़ी है और महत्वपूर्ण है, जिसकी सुरक्षा हमारे जवान नहीं कर पाते। आज भी जो बहाना उन्होंने दिया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं आया, उन्होंने बहाना किया कि अशोक गहलोत ने बोला कि एमएलए के हेलीकॉप्टर उड़ने की परमिशन नहीं गई। बघेल ने बोला कि हमारा हवाई जहाज नो फ्लाइंग जोन है, मैं कैसे जाता। उसी तरह से उनके और मुख्यमंत्री, जो 4 जगह उनके मुख्यमंत्री लोग हैं, उन चारों लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बता करके कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लेकिन उनके इस बात को सीधा झूठा साबित किया। ममता बनर्जी अपने जहाज से आ गई, नीतीश कुमार अपने जहाज से आ गए, स्टालिन अपने जहाज से आ गए, जेएम वाला आ गया। मतलब जो आना चाहा वो आया, जिसे आने की इच्छा थी वो आया, और जिसको बहाना बनाने की जरूरत थी वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसको बहाना बनाना था, उसको आना नहीं था। खैर, इन सब चीजों से कांग्रेस की जगहसाई हुई। दुनिया में जो प्रतिष्ठा कांग्रेस अपने पुराने कार्यक्रमों से पाई थी, उसको रोज रोज धूल धूसरित कर रही है। और यह बात तो एक सभी लोगों के मन में बस रहा था कि जब दुनिया के सारे नेता अभी भारत में हैं, तो राहुल गांधी कौन से नेता से मिलने के लिए विदेश गए हुए हैं और कौन सी राजनीति करने गए, यह लोगों को समझ में नहीं आ रही। खैर, रात्रि भोज में जो भारत का प्रभाव आया, वो जब सुनेंगे तो भारतीय होने के नाते आपका मन गदगद हो जाएगा। सबसे पहले जानिए कि ये जो जितने दुनिया भर के लोग आज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उसमें से ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। उनका भोजन, वो 3 बार भोजन करे, 2 बार भोजन करे, 4 बार, तो जब भी भोजन करते हैं वो मांसाहार ही करते हैं। वो उनका कल्चर है। वो कृषि प्रधान देश के लोग नहीं है, वहां पर अनाज नहीं है, मांस मजबूरी है, इसलिए वो मांसाहारी है। बहुत सारे लोग हैं जो केक, पेस्ट्री और पास्ता खाने वाले लोग हैं। मतलब भारतीय भोजन करने वाले गिने चुने हैं, जैसे भारत है, मॉरिशस है, और भी कुछ देश है जो भारतीय भोजन खा सकती है, पचा सकती है। लेकिन यह भारत के कूटनीतिक विजय, भारत के शाह को सम्मान है कि दुनिया भर के राजनयिकों ने भारतीय भोजन, वो भी मोटे अनाज से तैयार हुआ भोजन, मतलब वो भी ये नहीं कि कोई गेहूं और चावल का कोई स्टैंडर्ड भोजन बनाओ। हमारे गांव में मोटे अनाज कहा जाता है, गरीब लोग खाते हैं, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब गरीब लोग खाते हैं, क्योंकि अमीर लोग तो भाई गेहूं, चना और स्टैंडर्ड भोजन करते थे। तो जो लोग गांव के गरीब लोगों के लिए आरक्षित भोजन था, उस भोजन से तैयार किया हुआ भोजन सारे राष्ट्राध्यक्षों ने अभी किया, और उनको कोई सोने चांदी के थाली में नहीं खिलाया गया, केला के पत्ते पर खिलाया गया। यह बात आपको और ध्यान देने वाली बात है। केला के पत्ते पर आमतौर पर दक्षिण भारत में शुद्ध भोजन और ठेठ देसी अंदाज में भोजन का जो व्यवस्था है, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, जर्मनी के राष्ट्रपति करेंगे, जापान के प्रधानमंत्री करेंगे, और भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव करेंगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष करेंगे। मतलब अब नाम कितना गिनाऊं, बहुत लोग थे, सारे के सारे करेंगे। उससे भी ज्यादा एक और बात जो आपको जानना चाहिए, जो भारत के प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाता है, भारत के प्रभाव को परीक्षित करता है, वह यह कि इसमें से ज्यादातर राजनयिकों ने भारतीय परिधान पहना था। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी भारतीय साड़ी में थी, जर्मन चांसलर सूट में थी, सूट भी जर्मनी का पोशाक नहीं है, वहां का पश्चिमी पोशाक है, कोट पैंट। और भी मैं नाम सब लोगों का मिस कर रहा हूँ, मॉरिशस वाला तो खैर भारतीय वंशज है, उनका तो छोड़ दीजिए। और भी कई लोगों ने भारतीय प्रधान को प्राथमिकता दिया था और भारतीय भोजन को प्राथमिकता दिया। यह भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने वाली बात है। हम इसकी जितनी तारीफ करें कम है। इन सब के लिए G20 सम्मेलन में लगे हुए हमारे विदेश सेवा के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, कूटनीतिक में लगे हुए लोग, राजनीति में लगे हुए लोग, इन सब लोगों को जितनी तारीफ की जाए कम है, और सब के सब बधाई के पात्र हैं। अंत में दुनिया में भारत के साख को बढ़ाने के लिए
इस शानदार आयोजन को जनता का आयोजन बनाने के लिए देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है। इसके पहले जो बाली में कार्यक्रम हुआ था या जो कल अगले साल ब्राजील में होगा, बाली वाला कार्यक्रम भी राजधानी में एक छोटा सा सेमोरियल कार्यक्रम हुआ और होकर के रह गया और कुछ योजनाएं पास हुई। लेकिन जो भारत में कार्यक्रम हुआ वो साल भर से चल रहा है, हमारे देश के प्रमुख शहरों में हुआ है। जैसे हम लोग कश्मीर में कार्यक्रम किए थे और जगहों पर किए हैं, हर उस जगह पर जहां पर भारतीय साख को प्रमाणित करने की जरूरत थी, G20 का कार्यक्रम हमने वहां करवाया और अंत में भारत की राजधानी में इसका समापन करवाया और दिल्ली डिक्लेरेशन नाम से एक अनाउंसमेंट किया 37 पन्ने का, जिसमें वो सब कुछ रखा है जो भारत के मन से, भारत की मंशा से है, भारत की मर्जी से है। मित्रों, भारत की दुनिया में बढ़ते हुए शाख को सलाम करते हुए जो लोग नाराज हो गए या जो लोग विघ्न डाल रहे थे या जो लोग इसका नेगेटिव प्रचार कर रहे थे, परमपिता परमेश्वर से उनके सद्बुद्धि की कामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और दुनिया भर के तमाम आए मेहमान, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, सुरक्षाकर्मी के रूप में हो, किसी और रूप में हो, जो लोग बाहर से आए हैं उनका स्वागत है और जो भारत के लोग इसमें लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।